क्लास 12 फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट मैंने छान मारा है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करा पिछले 10 साल का, और साथ में ये देखा कि जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो, बीटेक करने जाते हो या बीएससी प्रोग्राम में करने जाते हो, तो वहां पर कौन कौन से टॉपिक वापस से आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आपका क्लास 12 सीबीएसई का पेपर सेट होता है। भाई पेपर सेटर के दिमाग में दो ही तीन चीजें रहती हैं। पहली चीज, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो जो प्रीवियस ईयर में दे रहा है वो वापस से उसको छाप देगा। दूसरा क्या रहता है कि हायर स्टडीज में जब बच्चा जाए तो उसके कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए, जो चीज वहां पर यूज हो रही है वो हम यहाँ पर पूछ लें ताकि वो चीज वो अच्छे से कर पाए। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि आपको पढ़ना क्या है। बेसिकली पेपर आपके सामने लीक करके रख देने वाला हूं। सीबीएसई पेपर यहीं से बनाएगा, इसके बाहर नहीं जाने वाला है पेपर। एक एक चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी से बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, और अगर आप एक दिन के अंदर भी काम कर लेते हो ना तो वर्स्ट केस में भी 50 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना। और साथ में मैंने पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो एक वीडियो के अंदर पढ़ा रखी है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ये वीडियो खत्म होगा, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप एक बार उस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना, उससे आपके सभी 14 चैप्टर्स जो हैं वो एक बार एक सरफेस लेवल पर अच्छी तरीके से रेडी हो जाएंगे। और फिर मैं आपको यहां पर बता दूंगा कि आपको एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है। आपका पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्लीटली रेडी हो जाने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम्हारे पास क्लास 12 का टूल किट हमारा नहीं है तो यार ले लो, किस बात का इंतजार कर रहे हो। मैं आपके लिए क्लास 12 टूल किट के अंदर सैम्पल पेपर्स, लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक, माइंड मैप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपरेशन ट्रैकर्स, रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट, सब कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश के अंदर प्रोवाइड करता हूं, जो आपको क्लास 12 के अंदर 95% प्लस दिला सकता है। और अगर आप इसका प्राइस पूछोगे तो यार प्राइस तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप दो तीन समोसे इसमें ले सकते हो। कितने भाई? ₹99 का प्राइस है। 3 समोसे खा जाते हो, उतना प्राइस है खाली। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जो भी बच्चा 95% प्लस जाना चाहता है, 90% प्लस जाना चाहता है, उसके पास ये सारी सारी चीजें होनी चाहिए। फालतू में आपका एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगा इधर उधर ढूंढने में, एक जगह आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के अंदर यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है। देखो, चार्जेस की बेसिकली तीन चार प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, वो आप ऊपर ऊपर से देख लेना। पहले एडिटिविटी, ठीक है, एडिटिविटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बस। ये मैंने जो लेक्चर पढ़ाया उसमें बता भी रखा है। चार्जेस कंजर्व रहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी है। और क्वांटाइजेशन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, बस ये आपको पता होना चाहिए जस्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा कुलॉम लॉ आ जाता है। कुलॉम लॉ में क्या चीज पे सवाल आ सकते हैं? बेसिकली सबसे पहले सवाल तो आपसे ये पूछ सकता है कि कुलॉम लॉ होता क्या, तो वो तो आप लिख ही दोगे कि Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, R स्क्वायर के, वो तो लिख ही दोगे इस वाले डायग्राम के साथ। कोई बड़ी वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये वाला चीज तो आप लिख ही दोगे। सवाल इसमें न्यूमेरिकल टाइप बन सकता है। सिंपल सा सवाल यहाँ पे क्या बन सकता है, एक ट्राइंगल आपको दे देगा और यहाँ पे आपको बोलेगा कि तीन चार्जेस लिखे हुए हैं, तो इस चार्ज पे इस चार्ज पे इस चार्ज पे आपको फोर्स बताना है 1 और 2। ये जो दो चार्ज है इसकी वजह से इस पे क्या फोर्स लग रहा है आपको बताना है। ये आपको सिंपल सा एक सवाल दे सकता है। ठीक है, बेसिकली फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करने के लिए ये एक न्यूमेरिकल है, ये आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये जरूर से आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद यहाँ पर क्या आ सकता है, देख लो, समझ लो। यहाँ पर देखो, एक न्यूमेरिकल मैंने आपको और बता दिया। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल आपसे और पूछा जा सकता है, ये वाला न्यूमेरिकल आपसे और पूछा जा सकता है। और उससे ऊपर हमारे पास जो मल्टीपल चार्जेस की मदद से जो फोर्सेज आते हैं उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल है, और यही मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस करने के लिए। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर जाना। ठीक है, और साथ में ये वाला और जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना। ये दो न्यूमेरिकल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी प्रकार के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कूलॉम लॉ के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली इसका फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आप देख लेना एक बार ऊपर ऊपर से। ये तो आपको अभी वन शॉट देखोगे तो वहां आपको पढ़ाई देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर आपका एक प्रकार का सवाल ये बन सकता है कि आपको दो चार्जेस दे देगा और उसके बीच में एक पॉइंट पूछ लेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इस चीज के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, और साथ में एक बार आप ये न्यूमेरिकल जरूर कर जाना, आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाते हैं थोड़ा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थ्योरी पूछी जा सकती है, और ये आपको डायग्राम बनाना हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पोस्टुलेट्स क्या है, वो आपस में मीट नहीं करती हैं कहीं पर, या जो भी पोस्टुलेट्स हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ जाना। बेसिक थ्योरी आपको यार यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई वन शॉट आप देखोगे तो वहाँ पे तो लिखी हुई आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे चैप्टर का, विच इज डाइपोल। डाइपोल के अंदर ये सिंपल सी दो आपकी डेरिवेशंस है कि एक्सियल पोजीशन, ये डाइपोल है आपका। ठीक है, ये इसका इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, ये इसका एक्सियल पोजीशन होता है। जो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो कितनी कितनी होती है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, ये कंप्लीट डेरिवेशन आपको दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिछले साल ये चीज नहीं पूछी गई थी, इस साल 100% पूछी जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कवर कर लेना।
और इसके बाद फाइनली यार, फाइनली इसके बाद एक आपका डाइपोल आ जाता है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर आपने डाइपोल लग दिया तो उस पर एक टॉर्क लगने लगता है। टॉर्क पे इस पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, खाली फॉर्मूला आप इसको पढ़ के जा सकते हो। बस इतनी चीज अगर आप कर लेते हो इस चैप्टर के अंदर तो आप पूरी तरीके से रेडी हो जाते हो। अच्छा, ये आगे अगर हम लोग बात करें गॉस लॉ की, आपका गॉस लॉ भी आगे आ रहा होता है, ठीक है। गॉस लॉ तो आप पढ़ोगे वो मोटा मोटा, लेकिन गॉस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन है। पहला तो यूनिफॉर्मली, अगर मान लो यूनिफॉर्म इनफाइनाइट वायर आपको दिया हुआ है लॉन्ग वायर, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इसका एक डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन है आपका प्लेट का डेरिवेशन, और एक डेरिवेशन है आपका इस तरीके से आपको एक स्फीयर दे देगा इसका डेरिवेशन। तो ये 3 डेरिवेशन जरूर पढ़ लेना, और गॉसियन सरफेस से हम कैसे डिराइव करते हैं, ये फॉर्मूलाज कैसे निकल कर आते हैं, ये आप जरूर कर लेना। और साथ में ये न्यूमेरिकल जरूर कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल देख जाना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले चैप्टर की तरफ, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो देखो, वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है वो आपका एक्सटर्नल फोर्स इंटू डी आर होता है। यहाँ से हम पोटेंशियल का डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं ये जरूर एक बार ऊपर ऊपर से दिख जाना। वैसे भी आप कोई भी चैप्टर जैसे आप इसका वन शॉट देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में पढ़ा ही दिया जाता है। यहाँ पे क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती है आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से पूछी जा सकती है वो ये है कि यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस दे सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्यूब दे देगा, ठीक है, क्यूब में आपको बोल देगा कि 8 कोनों पर चार्ज लगा हुआ है, और अब आपको बताना है कि भाई साहब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। ये वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर से एक बार देख जाना। इसके अलावा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन आ जाता है, एक ही डेरिवेशन है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ये बहुत अच्छी तरीके से आपका रेडी होना चाहिए। सिंपल सा डेरिवेशन है, पढ़ जाना, एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपका पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें इतना बड़ी थ्योरी लिखी हुई है लेकिन ये मोटा मोटा ये है कि केपी कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है। इसमें जब आप एक्सियल पोजीशन पे जाते हो तो कॉस थीटा की जगह आप थीटा 0 लगाओगे, और जब आप इक्वेटोरियल पे जाओगे तो थीटा की जगह 90 लगाओगे, इतना ही है। बस ये फॉर्मूला पूछ सकता है एमसीक्यू के अंदर। इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल में पोटेंशियल पूछ सकता है, क्योंकि अगर इक्वेटोरियल में 90 डिग्री लगाओगे तो पोटेंशियल 0 हो जाता है, तो वो पूछ सकता है कि इक्वेटोरियल पोटेंशियल कितना होता है डाइपोल के। बस इसके अलावा इस पर कोई भी क्वेश्चन और नहीं बनने के चांसेस है, ठीक है। और अब अगर आप नीचे आओगे, बाकी तो ये आप पढ़ोगे ही, इसमें ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ये इस तरीके का न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा नीचे बढ़ोगे, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर में, इक्को पोटेंशियल सरफेस। इसका कंप्लीट कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से रेडी होना चाहिए। ये डायग्राम्स, ठीक है, पॉइंट चार्ज से इक्को पोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है, सरफेस चार्ज से कैसे बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, ये सभी की सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से रेडी होनी चाहिए, और ये वाला पोर्शन जरूर से पढ़ जाना। डायरेक्टली सवाल इस पे पूछा जा सकता है, व्हाट इज इक्को पोटेंशियल सरफेस एंड डिराइव रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ये सवाल आपका आ सकता है डायरेक्टली, ये सवाल आपका आ सकता है डायरेक्टली, तो इसको पढ़ जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी चैप्टर के अंदर इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी कैपेसिटेंस वाले पोर्शन में जब आप आओगे तो कैपेसिटेंस वाले पोर्शन में आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, बेसिकली कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस का सिंपल सा फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, और आपका जो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होता है उसका फॉर्मूला, ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्टिंग में ही आपको ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये आप पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, लेकिन ये तो आप वन शॉट देखोगे तो आपका कवर हो ही जाएगा। इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, एक तो ये J इक्वल टू टाउ ई वाला फॉर्मूला, ठीक है, J इक्वल टू टाउ ई वाला फॉर्मूला, ये एमसीक्यू में आ सकता है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जरूरी चीज है, पढ़ जाना, इंपॉर्टेंट है, पढ़ जाना, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, और साथ में यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं कि कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट का रिलेशन निकालते हैं, कैसे J इक्वल टू टाउ ई निकलता है, ठीक है। तो इसमें टाउ की वैल्यू क्या होती है ये लिखी हुई है, तो ये किस प्रकार से निकलता है सबका सब आप ऊपर ऊपर से एक बार देख जाना। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो ये लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ये थ्योरी में पूछा जा सकता है कि यार ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। 2 नंबर में आ सकता है, हो सकता है एमसीक्यू में भी पूछ ले, कॉम्पिटेंसी बेस में पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा यार ये देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसा रहता है, बेसिकली रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा बनता है, एक मेटल के अंदर, एक नॉन मेटल के अंदर, और एक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एमसीक्यू में 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ जाएगा, डायरेक्ट टिक कर दोगे ये वाला ग्राफ देखकर, ठीक है। तो ये आपका आ सकता है। इसके अलावा नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, ये पावर के 3-4 फॉर्मुले, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और बाकी न्यूमेरिकल ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं किस किस पर आ सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन पे न्यूमेरिकल आ सकता है। सीरीज पैरेलल कनेक्शन किसके, सेल और रेजिस्टेंस दोनों के रेडी कर लेना। सेल में सीरीज में कैसे हम लोग ईएमएफ को जोड़ते हैं, कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, ये सीख लेना अच्छी तरीके से।
केवीएल और केसीएल ये अच्छी तरीके से सीख जाना। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का करंट लॉ कैसे होता है, और उसमें जंक्शन लॉ में हम लोग क्या करते हैं और वोल्टेज लॉ में क्या करते हैं, और उसका एक एक दो दो एप्लीकेशन देख जाना। आगे मैंने कुछ कुछ आपके सामने यहाँ पे वो टिक कर दिए हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स टिक कर दिए हैं, जरूर से लगा जाना। एक ये न्यूमेरिकल अच्छे से लगा जाना, इंपॉर्टेंट है, और एक ये न्यूमेरिकल अच्छे से लगा जाना इंपॉर्टेंट है, और एक ये न्यूमेरिकल अच्छे से लगा जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का केस में कैसे रहता है, क्या रहता है, आपको पता होना चाहिए। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, विच इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर मैं ऊपर ऊपर से आपको बताऊं तो इसमें आप जो हो वो वन शॉट देखोगे तो वहीं से आपकी मेजर पोर्शन कवर हो रही होगी। एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा कुछ इतना लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो दो यहाँ पे लॉ आ जाते हैं, एक तो बायोट सवार्ट लॉ, एक एम्पीयर सर्कुटल लॉ। तो बायोट सवार्ट लॉ क्या होता है, एक तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एमसीक्यू वर्दी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और बायोट सवार्ट लॉ से आप कैसे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, मान लो करंट कैरिंग लूप है, उसमें कैसे एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हो और सेंटर पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हो, बायोट सवार्ट लॉ के एप्लीकेशन को यूज करके इस पे सवाल डायरेक्टली बन सकता है। इसके अलावा एम्पियर सर्कुटल लॉ जो है, एम्पियर सर्कुटल लॉ जो आपका है, उसमें किस तरीके से आप फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, और उसमें हम लोग एक सिंपल सा लाइन चार्ज का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, लाइन चार्ज का डिराइव करते हैं, वो आप कैसे लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो उसके लिए बी हम लोग डिराइव करते हैं, म्यू नॉट 2 पाई आर, ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये कैसे डिराइव होता है आपको पता होना चाहिए। बेसिकली एम्पियर सर्कुटल लॉ का एक एप्लीकेशन, बायोट सवार्ट लॉ का एप्लीकेशन, आपको ये दोनों ही बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें क्या है, एक सोलेनॉइड के लिए यार, एक सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल बनता है, इसमें मैंने टिक कर रखा है, आप देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे पूरे चैप्टर में, दो पैरेलल वायर है। ठीक है, दो पैरेलल वायर है, उसमें करंट करंट कैरी हो रहा है। बेसिकली एक में एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक बार एक केस में, और एक केस में उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है, एक में ऊपर हो गया एक में नीचे हो गया। तो ये दो केसेस बन सकते हैं। दोनों ही केसेस में फोर्स अपॉन लेंथ का रेशियो क्या निकल कर आता है, बेसिकली वो निकल कर आता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, इसमें डायरेक्शन क्या होती है और इस पर एक न्यूमेरिकल जरूर बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और फिर टॉर्क ना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। एम क्रॉस बी वाला फॉर्मूला जो होता है, बीना कॉस थीटा वाला फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, ये आप जरूर से पढ़ लेना। और ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप किसी भी वन शॉट को देखोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, इसमें कुछ इतना खास है नहीं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, ये ऊपर ऊपर से कंसेप्ट देख जाना, शायद आ सकता है, ये मैं बहुत श्योर नहीं हूँ उसके ऊपर, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया कि ऊपर ऊपर से कंसेप्ट देख जाना, शायद पूछा जा सकता है, बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है ये आ जाए। ठीक है, बाकी ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना कर लेना। ठीक है, कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो अब आ जाते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर। इसके ऊपर अगर मैं मोटा मोटा आपको यहीं पे बता दूं, ठीक है, इसमें पूरा चैप्टर मार्क कराने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा अगर मैं यहीं पे बता दूं तो ये एक तो मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन ससेप्टिबिलिटी, बेसिकली एक्स एच बी म्यू नॉट एच आई। ठीक है, ये सभी के सभी के बीच में रिलेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये सब रिलेशंस के ना एक आप चार्ट बना लेना। बेसिकली बी डॉट का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इसका एम अपॉन वी होता है। तो क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, ये सब आप एक जगह एक पेपर में सारे नोट डाउन कर लें। ठीक है, बस फॉर्मूला ही पूछे जाएंगे डायरेक्टली एमसीक्यू में, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा यहाँ से, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज यहाँ पे कर सकते हो कि पैरामैग्नेटिक मटीरियल, डायामैग्नेटिक मटीरियल, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, ये होते क्या क्या है। पैरामैग्नेटिक मटीरियल में मैग्नेटिक मूवमेंट्स कैसे रहते हैं, फेरोमैग्नेटिक में कैसे रहते हैं, डायमैग्नेटिक, सब मैंने समझा रखा है वन शॉट में, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये पढ़ लोगे। और तीसरी चीज जो यहाँ से आ सकती है, तीसरी चीज जो यहाँ से आ सकती है वो क्या है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक क्यूरी-वीज लॉ होता है, क्यूरी-वीज लॉ में क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ सकता है डायरेक्टली। वहां पे आपको सिंपल सा इतना लिखना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पे फेरोमैग्नेटिक मटीरियल पैरामैग्नेटिक मटीरियल में चेंज हो जाता है, बस इतना ही। ठीक है, इतना में आपका पूरा पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना ही आपको पढ़ना है। अगला आपका आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर अगर लोग नीचे जाएंगे थोड़ा, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे वैसे वैसे तो एनसीईआरटी में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है एक लेंस लॉ। इस लेंस लॉ का बेसिक फंडा समझ लेना क्या है, लेंस लॉ का बेसिक फंडा समझ लेना क्या है। ठीक है, बाकी आपका ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आप पढ़ ही लेते हो, और डी फाइव बाई डी टी पे ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, ये जरूर कर लेना। ठीक है, इस प्रकार का न्यूमेरिकल, स्पेशली इस टाइप का न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया एग्जाम में और कई बार पूछा भी जाएगा आगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका जब अगर आप ईसीई में इंजीनियरिंग करते हो तो उसमें कई बार ये वाली चीज आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर से कर लेना। और लेंस लॉ का बेसिक फंडा समझ लेना, लेंस लॉ होता क्या। फिर मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इसका ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। ठीक है, बेसिकली ये जो फॉर्मूला है वीबीएल, ये कैसे डेराइव हुआ, ऊपर से कैसे आया,
और इतना से ये 3 लाइन का ही है, और न्यूमेरिकल इस पे कैसे आ सकते हैं, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से पढ़ जाना, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ जाना। बाकी म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है आपको नीचे, सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा और इंडक्टेंस आ जाएगा। इंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, उल्टा बोल गया सॉरी, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, तो उसको हम लोग इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर के इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है डी आई, ये होता है आपका कि एल डी आई बाई डी टी, ये इसमें ई एम एफ अगर आप निकालोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका जो ये पोर्शन है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, बस बस कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उस पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। इसके अलावा बाकी जो इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो मैंने आपको ऊपर ऊपर आपको बताई दी है, वो क्या है, ये वीवीएल वाली चीज। ये वीवीएल वाली चीज पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट में आ जाते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में जो है हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पर मैंने मोटा मोटा लिख रखा है। एलसीआर सर्किट में जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, ठीक है, जब आप एल में लगाते हो, एल मतलब क्या होगा, इंडक्टर में लगाते हो या कैपेसिटर में लगाते हो, रेजिस्टेंस में लगाते हो, तो होता क्या है बेसिकली, वो मतलब करंट और करंट की इक्वेशन क्या बनती है, वोल्टेज की इक्वेशन क्या बनती है, आपको पता होना चाहिए। और एलसीआर जब आप ओवरऑल लगाते हो तो वो कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है, उसमें आप इंपिडेंस कैसे कैलकुलेट करते हो और फिर करंट फाइनली कैसे निकालते हो, वोल्टेज कैसे निकालते हो, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर रेजोनेंस का एक केस बनता है बेसिकली, जब इंपिडेंस का फॉर्मूला लिखते हैं तो अगर हमारा जो बेसिकली कैसे कह सकते हैं कि डब्ल्यू एल इक्वल टू वन अपॉन डब्ल्यू सी हो जाता है, तो वाला जो पोर्शन होता है उसमें हम लोग का फिर रेजोनेंस वाली कंडीशन आ जाती है, तो ये वाला फॉर्मूला निकल आता है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से कैसे डिराइव हुआ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, मोटी मोटी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस बताता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल, ये चार ही चीजें अल्टरनेटिंग करंट में आने वाली है। ईएम वेव्स पर आ जाते हैं। ईएम वेव्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट का एक बेसिक आइडिया, ठीक है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, बेस आइडिया आपको पता होना चाहिए, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, कर लेना इसको, ठीक है। लेकिन इनसे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, 4 मार्क्स का सवाल यहाँ से आने वाला है। 4 मार्क्स का सवाल क्या आ सकता है, देखो पहला तो क्या आ सकता है कि जब आपको ईएम वेव बताएगा तो ये बताएंगे कि ई एक्स और बी वाई, यानी एक तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो उसके लिए जो इक्वेशन होती है वेव की वो ये होती है, ठीक है। इसमें के क्या होता है वो हम ऐसे निकालते हैं, और बी नॉट और ई नॉट का क्या रिलेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। तो या तो इससे न्यूमेरिकल आ सकता है या न्यूमेरिकल आ जाएगा इससे कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो 1/√μ नॉट इंटू ई नॉट होती है, ठीक है। तो हम लोग जब लाइट की वेलोसिटी निकालते हैं 3 × 10⁸, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं म्यू नॉट और ई नॉट की वैल्यू को पुट करके, ठीक है। या अगर हम वेलोसिटी किसी भी मीडियम में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, √μ इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, या तो इस पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, और अगर न्यूमेरिकल नहीं आने का होगा तो मैं आपको एक चीज तो बता दूं कि वो तो 100% आने वाली है। वो क्या है, वो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आने वाली है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी प्रकार का स्पेक्ट्रम रहता है ना, ये जो स्पेक्ट्रम रहता है आपका, इसकी फ्रीक्वेंसी, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, सबकी फ्रीक्वेंसी, सबका वेवलेंथ, बेसिकली वेवलेंथ याद कर लेना, फ्रीक्वेंसी तो निकाल ही दोगे उससे, ठीक है। तो बेसिकली सबका वेवलेंथ, सबका फ्रीक्वेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट सबके यूजेस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, मैं बता नहीं सकता कितने इंपॉर्टेंट है ये, इसके यूजेस पढ़ जाना। ये 1 या 2 नंबर तो कंफर्म आने वाला है। देखो 4 ही मार्क्स का सवाल बनेगा इसमें, या तो 1 नंबर में ये यूजेस पूछ लेंगे और 3 मार्क्स का कोई हो सकता है न्यूमेरिकल दे दे, या ये हो सकता है कि 3 नंबर में यूजेस पूछ ले और 1 नंबर में आपको ये v इक्वल टू 1/μ इंटू ये लिखने को दे दे, ठीक है। तो ये आप आ सकता है ईएम वेव से। अच्छा, इसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल समझ लेना। जितने भी इसके फॉर्मूलाज रहते हैं, जो आपका लेंस फॉर्मूला है, जो आपका मिरर इक्वेशन है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना। इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। डेरिवेशंस इसमें से एक ही जगह से आ सकती है, वो क्या है, वो है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, सारी कंडीशन अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है, कि किस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टेक्नोलॉजिकल 3-4 एप्लीकेशंस है। पहले तो प्रिज्म है, दूसरा ऑप्टिकल फाइबर्स है। और प्रिज्म के अंदर भी कैसे होता है, ये 2 डायग्राम और ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस और उसके टेक्नोलॉजिकल एग्जांपल्स बता दो मेरे को। तो ये सब पूरी थ्योरी आपकी लिखी होनी चाहिए, तो आप आराम से पेपर के अंदर बढ़िया से कर पाओगे, ठीक है। फिर ये आपका आ जाता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला, ठीक है। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है मैंने। एक ही 2 डेरिवेशन है इसमें, ज्यादा डेरिवेशन है नहीं, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, तो पावर ऑफ लेंस पे P = 1/f होता है।
और जब हम कनेक्शंस करते हैं तो पावर को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और फोकल लेंथ को 1/f1 + 1/f2 इस तरीके से ऐड कर देते हैं। इस पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल आ सकता है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप और नीचे जाओगे तो हम आ जाते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के अंदर। ये है हमारे इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। प्रिज्म से जब आपका रिफ्रैक्शन होता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है समझना, एक तो है डेविएशन का ग्राफ, फिर ये मिनिमम डेविएशन का जो हम फॉर्मूला निकालते हैं, और इसका ये वाला जो डेरिवेशन है, इस रिजल्ट तक हम ऊपर से कैसे पहुंचे, बहुत इंपॉर्टेंट। विद दिस ग्राफ, विद दिस फिगर पढ़ जाना। अगर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो ना तो ये पढ़ जाना, और इसके अलावा ऊपर लेंस मेकर की डेरिवेशन पढ़ जाना। आपका एक ना एक क्वेश्चन इससे भिड़ेगा ही भिड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आना ही आना है, ये तो सीबीएसई हर बार पूछता है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बच्चे काफी परेशान रहते हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जो भी आपको दिया हुआ है उसके अंदर जो अगर फिगर जो है, जो आपकी इमेज है वो एक पॉइंट पर बन रही हो या इमेज इन्फिनिटी पर बन रही हो, दोनों के अंदर मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले क्या होते हैं, पहली चीज ये पढ़नी है और एक बार फिगर देख लेनी है बस। अगर सवाल आएगा तो या तो फिगर बनाने को आ सकता है, बेसिकली पूछ सकते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्या होता है, तो ऊपर ऊपर से आपने फिगर आपको पता है तो आप उसमें कुछ भी बना के लिख दोगे, एग्जामिनर फिगर देखेगा आगे बढ़ जाएगा। और यह सवाल पूछ सकता है मैग्नीफाइंग पावर, भैया यहाँ पे लिख दो न्यूटोनियन टेलीस्कोप की या माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर लिख दो अगर इमेज जो है इन्फिनिटी पर बन रही है। तो आपको फॉर्मुला याद होगा, डायरेक्टली -g/f या जो भी फॉर्मुला रहता है आप डायरेक्टली वहां पे डी और एफ की वैल्यू लगा के पुट करके आगे बढ़ सकते हो, सिंपल सी चीज। फिर आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स के अंदर, वो क्या है। देखो पहली चीज तो क्या है, एक यहाँ पे ना हाइजेंस थ्योरी आ जाती है। हाइजेंस थ्योरी तो मोटी मोटी हाइजेंस प्रिंसिपल समझ लेना क्या क्या मोटा मोटा यही है। वेवलेट्स होते हैं, वेवलेट्स जो हर एक वेवलेट का हर एक पॉइंट जो है वो एक सेकेंडरी वेवलेट का राइट करता है, उसके और वेव निकलती है, सबका इन्वेलप बन के एक वेव बन जाती है। वो तो एक बेसिक थ्योरी जो आपको हर एक वन शॉट में पढ़ाई दी जाती है, मैंने आपको पढ़ाई भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं भाई साहब, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हाइजेंस प्रिंसिपल में कैसे होता है, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका किया होना चाहिए मेरे जान। ये आएगा एग्जाम में, वेव ऑप्टिक्स से कुछ भी आएगा तो या तो यहाँ से आएगा, और या फिर आपसे क्या पूछ लेगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का बेसिक डिफरेंस आप बता दो। मैंने वन शॉट में करा रखा है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, बेसिक डिफरेंस आप बता दो, ठीक है। उसके फॉर्मूलाज फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के डिफरेंस के फॉर्मूला, सॉरी, ठीक है। डार्क फ्रिंजेस किस पोजीशन पे बन रहे हैं, ब्राइट फ्रिंजेस किस पोजीशन पे बन रहे हैं। फिर इंटरफेरेंस, जो इंटरफेरेंस होता है उस पर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो अच्छी तरीके से। और इंटेंसिटी ग्राफ के पैटर्न, मतलब इंटरफेरेंस के अंदर इंटेंसिटी ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा रहता है, और आपका डिफ्रैक्शन के अंदर कैसा रहता है, ऐसा रहता है। बस ये दोनों ग्राफ आपके पढ़े होने चाहिए, इतना ही पोर्शन आपको पढ़ना है। बेसिकली अब क्या करोगे, मेरा जो वन शॉट है मैंने सारी सारी चीजों उसमें बता रखी है, एक दो न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। 99% इसी से सवाल आता है इस चैप्टर के अंदर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक्सपेरिमेंटल स्टडी, यहाँ पे हमने लाइट को डाला तो लाइट को डाल के फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं। फिर अगर मान लो हम ये वाला जो हमारा कैथोड है, इसमें हम लोग कम्यूटेटर लगा देते हैं, तो ये वाला जो हमारा एनोड है, सॉरी, ठीक है, एनोड को अगर हम पॉजिटिव कर दें नेगेटिव कर दें तो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फिर उसमें एक हमारा ग्राफ बनता है इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। एक हमारा ग्राफ बनता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ठीक है। एक हमारा ग्राफ बनता है इस तरीके से सैचुरेशन करंट का। एक हमारा ग्राफ बनता है वीएस और वी का। ये सारे ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है भाई, सभी ग्राफ्स आपसे पूछ सकता है, एग्जाम के अंदर पूछ लेगा, 4 ऑप्शन में दे देगा, एमसीक्यू में 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। फिर क्लासिकल थ्योरी का फेलियर कैसे हुआ, जो वेव थ्योरी हमारी होती है, वेव थ्योरी हमको 3 पोस्टुलेट्स बताती थी, उसका फेलियर कैसे कैसे हुआ, ठीक है, उसका फेलियर कैसे कैसे हुआ, और आइंस्टीन ने कैसे उसको समझाया अपनी इस थ्योरी के थ्रू। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली वाज द फेलियर ऑफ द क्लासिकल वेव थ्योरी, वो कैसे हुआ। तो ये पूरा पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होना चाहिए, एग्जाम में 99% इस चैप्टर से ये सवाल पूछा जा सकता है। बाकी एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हमको यार डी ब्रॉगली अंकल ने बताया था, विच इज H/mv या H/p, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ऊपर ऊपर से देख लेना, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, एम दे देगा, बी दे देगा, न्यूमेरिकल पूछ लेगा, भैया वैल्यू बता दो, कैलकुलेट करके बता दोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस ये इससे आ सकता है और उसमें कुछ आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगला चैप्टर आ जाता है हमारा एटम्स, ठीक है। एटम्स ये पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, जो पूरा का पूरा आपको एटम, न्यूक्लियर, ड्यूल नेचर और सेमीकंडक्टर सब मिला के 25 नंबर आपको देगा, ठीक है। पहली चीज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मैंने पूरा वन शॉट में अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। इसके पॉस्टुलेट्स होता क्या है ये एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में हमारा 1 × 8000 पार्टिकल जो थे
8,000 में से एक पार्टिकल 1 डिग्री डिफ्लेक्ट करा था, बाकी मेजर पार्टिकल सीधे पास हो गए थे। एक पार्टिकल 1 in 1 million पार्टिकल जो था वो क्या हुआ था, वापस आ गया था। ठीक है, वापस आ गया था। तो उस समय पता लगा था कि स्टार्टिंग में मास न्यूक्लियस में कंसेंट्रेटेड रहता है। ये पूरी की पूरी थ्योरी आपके अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा किस प्रकार से वो 2-3 चीजें थी अल्फा, जो रदरफोर्ड मॉडल ने अपने मॉडल में बताई थी। जैसे उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जब वो घूमता है तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी छोड़ता हुआ जाता है। तो उन्होंने बताया था कि बोहर मॉडल ऐसा दिख रहा होता है। लेकिन आगे चल के बोहर अंकल आया और बोहर अंकल ने मॉडल को और ज्यादा रिफाइन करा था। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज पता होना चाहिए। डायरेक्टली सवाल आ जाएगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझा दो। आपको ये डायग्राम बनाना है, पूरा एक्सपेरिमेंट समझाना है, एक्सपेरिमेंट था क्या है, अल्फा रे इसका इसमें बम्बार्डिंग हुई थी, फिर क्या हुआ था आगे, सब का सब आपको यहाँ पर समझाना हो सकता है। और फिर आगे आ जाएगा हमारा बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ने कैसे अल्फा स्कैटरिंग समझाई, एक तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एनर्जी, रेडियस, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर, जो बोहर ने दिया था। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर एनर्जी लेवल्स में यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन 5-6 टाइप की सीरीज होती है। एक बाल्मर सीरीज हो गई, पास्टन सीरीज हो गई, जितनी भी टाइप की सीरीज होती है, पफन सीरीज हो गई, ये सब जो हो गई, इसमें वेवलेंथ जो आपका लाइट निकलती है उसका वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला रहता है अगर आपको ध्यान आ रहा हो। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला रहता है अगर आपको ध्यान आ रहा हो। ठीक है, तो वो फॉर्मूला कैसे आता है, बाल्मर के लिए क्या लिखते हैं, पास्टन के लिए क्या लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, बस इतना ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ये आपका सब पूरा पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। न्यूक्लियाई के अंदर अगर मैं यहीं पे मोटा मोटा आपको बता दूं, तो यहाँ पे दो ही चीजें आपको पढ़नी है। पहली चीज आपको पढ़नी है क्या, मास डिफेक्ट होता है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी तो आप वन शॉट से पढ़ ही लोगे, नहीं इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, फिर एनर्जी हम लोग कैसे मास डिफेक्ट से निकालते हैं एमईवी के फॉर्म में। ठीक है, कैसे निकालते हैं, एक तो ये पोर्शन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और दूसरी चीज जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। इसमें फिजन तो आप पढ़ ही लोगे, फिजन के अंदर तो कोई इससे ज्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। लेकिन फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि सन के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है उसके लिए ये 4 इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ जाना। जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में अगर आपको लिखने को आया कि एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप यहाँ पर ये इक्वेशंस और ये इक्वेशंस लिखते होने चाहिए। ये पूरा पूरा पोर्शन अच्छी तरीके से पढ़ा होना चाहिए, बस यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में देख लो यार, मैंने मोटा मोटा यहीं पे बता रखा है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, सेमीकंडक्टर में मैं यहीं पे मोटा मोटा आपको बताता हूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे नोट कर पाओ। पहली तो इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक जो होते हैं उसमें क्या होता है, डोपिंग होती है। फिर पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन से एक डिप्लीशन लेयर बनती है। डिप्लीशन लेयर जब थिक होती है तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। सॉरी, थिक होती है तो रिवर्स बाइस हो जाता है, थिन होती है तो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस का एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे पोर्शन के अंदर। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है रेक्टिफायर पूछे जाने का। रेक्टिफायर ना आपकी डिप्लीशन लेयर को भी समाप्त करता है, और रेक्टिफायर आपके पीएन जंक्शन के कंसेप्ट को भी समझाता है। और पीएन जंक्शन आपको आता है तो इंट्रिंसिक और सेमी इंट्रिंसिक और सेमी एक्सट्रिंसिक तो आपको पता ही है। तो इससे ये पता लग जाता है अगर आपको रेक्टिफायर आता है तो आपको पूरा चैप्टर आता है। ठीक है, तो एग्जामिनर सबसे ज्यादा दिमाग चलाएगा रेक्टिफायर पूछने में। रेक्टिफायर के दो ग्राफ है, हाफ वेव फुल वेव, कैसे कैसे होता है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ जाना इंपॉर्टेंट है। और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। आई होप मैंने पूरा पूरा पेपर आज आपके सामने लीक करके रख दिया है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना। यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यही पूछा जाएगा। दिस इज ऑल,